गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं निकेश कुमार आज आपको बायोलॉजी में आनुवांशिकता पढ़ाने जा रहा हूँ और ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। आनुवांशिकता क्या होती है, ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के लिए और उसको बहुत ही गहनता से पढ़ना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लिया जाता है। तो हम समझते हैं आनुवांशिकता क्या है। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से सुनना है, जो मैं कह रहा हूँ उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से अमल करना है। तो बच्चे, जो आनुवांशिकता होती है वो आनुवांशिकता एक प्रकार की साइंस की ब्रांच है, एक प्रकार की विज्ञान की शाखा होती है आनुवांशिकता। और विज्ञान की शाखा कही जाए तो एक प्रकार की जीव विज्ञान की शाखा होती है आनुवांशिकता। कैसे होती है, इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। आनुवांशिकता जो शब्द है वो निकल के आया है आनुवांशिक से। आनुवांशिक लक्षणों से निकल के आया है, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात कहा जा सकता है कि आनुवांशिक लक्षणों से ही संबंधित होगी। क्या संबंधित होगी? आनुवांशिकता। कैसे? ऐसे कि देखो ध्यान से कि हम सब लोग अपने अपने माता पिता की संतान हैं, हम सब जानते हैं। हम सब लोग संतानें हैं अपने माता पिता की, और हमारे अंदर अपने ही माता पिता से कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं। अपने ही माता पिता से कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं, और वो लक्षण किसके अंदर होते हैं? पुत्र के अंदर होते हैं या फिर पुत्री के अंदर होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अर्थात हम लोगों को अपने ही माता पिता से बहुत सारे लक्षण प्राप्त होते हैं। वो सभी लक्षण एक प्रकार से आनुवांशिक लक्षण हैं। माता पिता से ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को या फिर हमारी संतानों को हमसे या फिर उनको उनकी संतान उनके माता पिता से जो प्राप्त होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, उन सभी लक्षणों को हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं भैया कि वो आनुवांशिक लक्षण है। अब इन आनुवांशिक लक्षण के बारे में तुम्हें पता चल गया साहब आनुवांशिक लक्षण हैं, लेकिन आनुवांशिक लक्षण हैं कौन से? आनुवांशिक लक्षण वो होते हैं जैसे हमारे अंदर आई है। अगर आई हमारी है तो आई हमारे माता पिता की भी थी, हमारे दादा दादी की भी थी, हमारे पूर्वजों की भी थी, और वो आई अपने पूर्वजों से नहीं प्राप्त, अपने माता पिता से प्राप्त हुई, अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई। क्यों? क्योंकि आई एक क्या है, एक प्रकार का आनुवांशिक लक्षण। आई को ही ले लो, इसके साथ में ईयर ले लो, नोज ले लो, बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, वो सारे पार्ट जितने भी पार्ट हैं वो सारे के सारे पार्ट जो भी हम मिलाते हैं हमारी बॉडी में, वो सारे के सारे पार्ट हमारे आनुवांशिक लक्षण के अंतर्गत ही आते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। वो सभी आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं जो हमें किनसे प्राप्त होते हैं, जो माता पिता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आनुवांशिक लक्षणों की स्टडी, आनुवांशिक लक्षणों की जाती है स्टडी विज्ञान, लेकिन जीव विज्ञान में की जाती है। और जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में आनुवांशिक लक्षणों की स्टडी की जाती है? ध्यान रखना। तो जिस शाखा के अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों की स्टडी की जाती है उस शाखा को कह देते हैं भैया आनुवांशिकी। क्या कह देते हैं उसको? आनुवांशिकी। अर्थात वह शाखा या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कह सकते हो फिर सुनो ध्यान से कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वो आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक आनुवांशिकी के लक्षणों के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया? ठीक है, ये तो समझ गए। यहाँ स्टडी जो की जाती है, स्टडी जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है उसे हमने कह दिया आनुवांशिकी।
लेकिन अभी ये नहीं पता चला कि आनुवांशिकता क्या है, उसके बारे में पता करेंगे, अभी करेंगे। वो ऐसे करेंगे कि साहब आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं, और इस आनुवांशिकी का अध्ययन या फिर आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन कह सकते हैं, आनुवांशिक लक्षणों की स्टडी को भी हम क्या देते हैं, आनुवांशिकता। क्या कहना देते हैं भैया, उसको देते हैं आनुवांशिकता। अर्थात माता पिता से जो भी लक्षण पुत्र या पुत्रियों को या फिर उनकी संतानों को प्राप्त होते हैं, उन संतानों लक्षणों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण। ये आनुवांशिक लक्षण पूरी दर पीढ़ी अपने माता पिता से पुत्रियों में जाते रहते हैं। इन सभी लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण ही कहा जाता है। लेकिन आनुवांशिक लक्षणों का क्या होता है, स्टडी होता है जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत। तो जिस शाखा के अंतर्गत इन आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा उस शाखा को कह देंगे आनुवांशिकी। और इस आनुवांशिकी में जिन लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा उनके अध्ययन को कह देंगे भैया आनुवांशिकता। अब एक चीज का और ध्यान रखना, इसमें एक और चीज है कि इनका पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है भैया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी में होता रहता है इनका ट्रांसफर, स्थानांतरण। तो हम कह देते हैं या तो हो रहा है आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण हो रहा है या फिर आनुवांशिक लक्षणों की वंशावृद्धि हो रही है। तो कह सकते हैं कि ये आनुवांशिक लक्षणों की वंशावृद्धि है। ठीक, कई शब्द तो ये आप यहाँ से प्रश्न लीजिएगा कि आनुवांशिकता के अंतर्गत हमें क्या क्या देखा। देखा ये कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से किसे प्राप्त होते हैं, उनके बच्चों को प्राप्त होते हैं, या फिर हमारे माता पिता को उनके माता पिता से प्राप्त हुए, उनसे हमें प्राप्त हुए, उनसे हमें प्राप्त हुए, और इनसे हम लोग उनसे आगे जाकर पहुंच जाएंगे। तो इन समस्त लक्षणों को हमने क्या कह दिया, आनुवांशिक लक्षण कह दिया। इन आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन कहाँ किया जाता है भैया, आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। आनुवांशिकी क्या है, वो है जीव विज्ञान की एक शाखा है। आनुवांशिकी के आगे जाओगे तो इनका जो अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को कहते हैं आनुवांशिकता। अब बात करते हैं साहब, किसी न किसी ने तो आनुवांशिकता की खोज जरूर की होगी, या फिर कौन व्यक्ति था जिसने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया या फिर आनुवांशिकता को लेकर के आया, तो कौन था? तो वो वैज्ञानिक था, इसका नाम था मेंडल। इसका पूरा नाम था बेटा ग्रेगर जॉन मेंडल। ध्यान रखना, ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस मेंडल को ही ध्यान रखोगे बस काफ़ी रहेगा। कंपटीशन में इतना ज़्यादा डिग्री नहीं पूछ रहा है आपके बोर्ड में भी साहब की, ठीक है। जानकारी के लिए इसको शॉर्ट नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चीज़ें मेंडल और ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल आपके वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकता की खोज की थी, और इन्होंने बताया था कि हाँ, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जाते हैं, मोस्टली लक्षण जाते हैं, उन्होंने सारी बातों पर प्रकाश डाला था। और उसके संबंध में इन्होंने क्या किया, बहुत सारा अध्ययन किया, बहुत सारी पढ़ाई की थी, और पढ़ाई करने के पश्चात उन्होंने जो है इसी पे अपना सारा ध्यान दिया। हम आगे बात करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में, क्या हुआ था, किया था, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, तो एक बहुत अच्छे परिवार से तो थे, एक गरीब परिवार से रहने वाले थे, ध्यान रखना, गरीब परिवार से रहने वाले थे, ध्यान दीजिएगा। और एक ब्रून शहर है ऑस्ट्रेलिया का, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, उस ब्रून शहर में क्या हुआ था, जन्म के ध्यान रखिएगा। जन्म के पश्चात उन्होंने प्राथमिक शिक्षा होती है वो अपने गाँव में ग्रहण की। उसके पश्चात क्या किया, शहर में चले गए, अच्छे से अपनी पढ़ाई की थी। और शहर में जाने के पश्चात इन्होंने एक पादरी थे, जो क्या बोलते हैं उनको, इसके पास मंदिर के पुजारी होते हैं और मस्जिद के मुल्ला जी होते हैं, और भी कुछ होते हैं। इसी प्रकार से चर्च होता है, चर्च होता है, उस चर्च के पादरी, उसको कहते हैं पादरी।
उन्होंने उससे क्या की, दीक्षा ग्रहण कर ली। तो दीक्षा को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, दीक्षा को ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, एक कोई विद्यालय था, उस विद्यालय के अंदर रह के पढ़ा, टीचर बन गए। टीचर बनने के पश्चात विद्यालय में पढ़ाने के पश्चात उन्होंने क्या किया, तो ये अपने गांव वापस आए। और गांव में वापस आने के पश्चात क्या हुआ कि एक मठ था, मठ हुआ करते थे जहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना चाहा, लेकिन उससे पहले क्या किया था, उन्होंने विद्यालय छोड़ा था। विद्यालय छोड़ने के पश्चात जहाँ से शिक्षा मिलती थी उसी शहर के चर्च में बन गई खुद पादरी बन गया था, खुद फादर बन गए। और फादर बनने के पश्चात उन्होंने क्या किया, उस चर्च के बाहर लगा हुआ था बगीचा लगा हुआ था। उस बगीचे में उन्होंने क्या किया, वही मटर के पौधे लगे, बहुत सारी, किसी ने वाइट कलर और बहुत सारी और भी पौधे लगाए थे। मटर के पौधों की संख्या में ज़्यादा है। और क्या किया, कुछ दिनों के लिए मटर के पौधों पर अध्ययन चल कि साहब हम कुछ तो देखते हैं आगे चल रहा है। तो उन्होंने मटर के पौधे पर बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारा अध्ययन किया कि कौन सा मटर का पौधा लंबा है, कौन सा मटर का पौधा बोलना है, क्यों है, अगर ये है तो ऐसा क्यों है। तो इन्होंने बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। तो निष्कर्ष निकालने के पश्चात उन्होंने क्या किया, 3 नियमों को प्रस्तुत किया। सबसे पहली बात आपको ये बताते हैं, शहर था, उस शहर में ही बात दरअसल ये हुई थी कि इन्होंने अपनी बात एक सोसाइटी के सामने रखा कि साहब हमने ऐसा ऐसा किया है, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया और सबने ये इग्नोर कर दिया। जब तो इन्होंने मायूस होकर के आ गए, लेकिन अपने जितने भी दस्तावेज थे सारे दस्तावेज उन्होंने अपने ठीक से रख दिए। उसके पश्चात क्या हुआ, ये कि तो एक्सपायर हो गए, खत्म हो गई इनकी, तो खत्म हो गया। तो बाद में कुछ वैज्ञानिक निकाय थे, वैज्ञानिक निकाय थे, तो उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने इसी चीज़ पर रिसर्च किया। तो मेंडल के डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चला कि हाँ साहब जिस पर रिसर्च करते हैं इसके बारे में मेंडल ने रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में मेंडल ने पहले बता चुका है। और जब मेंडल पहले बता चुके हैं तो देखते हैं उनके क्या हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर देखा गया और देखने में पता चला कि जो भी बातें उन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स में लिखी थी वो सारी की सारी बातें एकदम सटीक थी और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने लिखी थी, बताई थी। तो उनके मूलोपरांत उन वैज्ञानिक के द्वारा उन्होंने क्या किया, उनके सारे नियमों को प्रकाशित किया गया और पूरी विश्व में उनके नियमों को पहुँचाया। 30 साल तक उनको प्रकाशित किया गया। मरणोपरांत उनको नोबेल मेडल से पुरस्कृत भी करवाया था। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नोबेल मेडल से उनको क्या करवाया था भैया, पुरस्कार दिलवाया था नोबेल मेडल का। ये उनकी बहुत अच्छी उपलब्धि थी। इसलिए आज हम इनको याद करते हैं और 3 नियम प्रस्तुत किए थे, उन 3 नियमों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जी आज 3 तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी हम 1 या 2 पढ़ाने की तो पूरा प्रयास करेंगे। बाकी अपना नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखते हैं उन्होंने क्या बताया था। सबसे पहले 3 नियम प्रस्तुत किए थे। एक नियम था बेटा प्रभावता का नियम, दूसरा था बेटा पृथक्करण और तीसरा नियम था बेटा स्वतंत्र प्रतिबंध का। स्वतंत्र विभजन का नियम बेटा, ये 3 नियम प्रस्तुत किए थे और तीनों नियमों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट के लिए रहता है जो विभजन का नियम और का नियम। ये 2 नियम को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उनको पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इन्हें नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ये नियम। क्योंकि इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पीडीएफ की अवेलेबल कराए जाए, कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आवश्यकता समझूंगा
तो आप लोगों को PDF जरूर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बात हम करते हैं प्रभाविता के नियम की। तो प्रभाविता का नियम हम सीखते हैं और हम शुरू करते हैं कि इस नियम के अनुसार क्या कहा था मेंडल ने कहा था भैया कि जब दो विपरीत, मेंडल ने बताया था कि जब दो विपरीत जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, कह सकते हो जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाली संतानें ही उत्पन्न होती हैं। और अप्रभावी लक्षण छुपा रहता है, ये बात बताई थी मेंडल ने। इस थ्योरी को लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक के इस थ्योरी को लिख सकते हो, आप लोग सारी बात बता सकते। कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको थोड़ा सुधार किया जाएगा। क्योंकि कोई महान हो लेकिन मैं इतना महान नहीं हूँ कि मिस्टेक ना हो, मिस्टेक हो भी सकती है, इसकी संभावना बनी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं मेंडल के नियम की, प्रभाविता के नियम की। तो मेंडल ने कहा कि जब दो विपरीत लक्षण वाले, ध्यान रखिएगा, जब दो विपरीत अपोजिट का मतलब अपोजिट के दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो विपरीत लक्षणों वाले मान लो कि दोनों अपोजिट हैं, उन दोनों के मध्य क्या कराया गया, संकरण कराया। तो संकरण कराने के पश्चात ये काला और ये पूरा, और अगर संकरण करा रहे हैं तो क्या होगा, प्रथम पीढ़ी में अर्थात यहाँ पर जब पहला बच्चा पैदा होगा यह प्रथम पीढ़ी होगी, तो उस प्रथम पीढ़ी में सभी मान लो ये डार्क वाले ही उत्पन्न होंगे। इस बात का ध्यान रखना, इसी को हम कहते थे भैया प्रभावी लक्षण। अर्थात ये काला लक्षण कैसा है, प्रभावी लक्षण है। केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, जबकि मेंडल ने एग्जाम्पल में कुछ और बताया था, तो उन चीजों के बारे में भी आपको बताऊंगा। उन्होंने बताया था कि जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाली संतानें उत्पन्न होती हैं। ध्यान कैसे, देखो मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले ले लिए थे शुद्ध लंबे, उसने क्या किया, मटर के पौधों को चुना था और शुद्ध लंबे मटर के पौधों को लिए एक जोड़ी ना, एक जोड़ी शुद्ध लंबे, ठीक है, उसको कैपिटल टी से शुरू कर, ठीक है। और एक जोड़ी लिए थे भैया शुद्ध बॉनी मटर के पौधे लिए, ये भी मटर के पौधे हैं और इनको शो किया था इस मट्टी से। बहुत सिंपल है, ये नियम हमेशा याद हो जाए, एक बार में से देखो। ये एक दूसरे के विपरीत, ये कैसा है भैया, होना है, ये कैसा है, होना है, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और इन्हें जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों संतुलित, दोनों माता पिता हैं और इनके संकरण से अगर कोई चीज पैदा होगी तो वो होंगे इनकी संतानें। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इस कैपिटल टी का मिलान इस स्मॉल टी से करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रखिए, बात हमने क्या की थी, बात हमने ये की थी कि प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण वाली संतानें उत्पन्न होंगी और अप्रभावी लक्षण छिपा रहेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कैसे, यहाँ पर कैपिटल टी आ गया, यहाँ पर स्मॉल टी आ गया, यहाँ पर कैपिटल टी का जो लंबा ना, जो पौधे का लंबा बने वो एक प्रभावी लक्षण है, और जब प्रभावी लक्षण है तो ये पौधा हो जाएगा लंबा, ये हो जाएगा लंबा पौधा आगे लंबा। अगर ये सिचुएशन हर बार में मिल रही है, इसका मतलब कैपिटल टी दिया हुआ है तो प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण है तो पौधा को होगा लंबा। तो फिर से अगला वाला ध्यान करके देखते हैं तो उसमें भी हमें यही दिख रहा है, उसमें भी हमें यही दिख रहा है। आगे देखते हैं तो उसमें भी हमें भी महसूस हो रहा है, और इससे आगे देखते हैं तो उसमें भी हमें यही महसूस हो रहा है। देखिए, जब सारे के सारे नंबर जुड़े हैं तो हम यहाँ केवल नंबर नहीं लिखेंगे, इसमें हम देख सकते हैं भैया कि प्रथम पीढ़ी में, या फिर कह सकते हैं F1 जनरेशन में सभी पौधे
सभी पौधे कैसे हैं? संकर लंबे हैं। कैसे हैं? संकर लंबे हैं। क्योंकि संकर लंबे ये इसलिए है क्योंकि इनके बीच में हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो रहा है भैया? यहाँ पर हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान रखना, इसके बीच हो रहा है संकरण, इसलिए सभी आ जाएंगे ऑल हाइब्रिड लॉन्ग प्लांट्स। समझो? ये सभी लंबे पौधे निकल के आएंगे, सभी संकर लंबे पौधे हैं। और इसने क्या किया? आपप्रभावी लक्षण जो था वनपन का लक्षण वो छिप गया। आपप्रभावी लक्षण जो था वनपन का लक्षण वो छिप गया और प्रभावी लक्षण वाली संतानें सभी उत्पन्न हो गई। इसीलिए इसको कह देते हैं प्रभाविता का नियम। फिर समझो, उदाहरण के लिखते समय ये लिखोगे, मिडल में क्या किया? शुद्ध बौन लंबे और शुद्ध बौनी पौधों को चुनो। एक जोड़ी शुद्ध लंबे पौधे दिए और एक जोड़ी शुद्ध बौने पौधे दिए, और जब उनके बीच में उसने क्या किया? संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी कैसे पौधे उत्पन्न हुए? सभी पौधे कैसे उत्पन्न हुए? सभी लंबे पौधे उत्पन्न हुए और पौधे का बौना छिपा रहेगा। कोई भी बौना पौधा उत्पन्न नहीं हुआ। इसी को कह देते हैं भैया प्रभाविता का नियम, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पौधे का लंबापन है वो कैसा लक्षण है? एक प्रकार का पौधे का लंबापन एक प्रकार का है प्रभावी लक्षण। ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का प्रभावी लक्षण है, और जो पौधे का बौनापन है वो कैसा लक्षण हो गया भैया? एक प्रकार का अप्रभावी लक्षण हो गया। अर्थात अप्रभावी लक्षण छिप गया और प्रभावी लक्षण क्या हुआ? इसीलिए इसको हम कह देते हैं प्रभाविता का नियम। इसलिए इसको हम कह देते हैं प्रभाविता का नियम। बस यहीं तक है आज का टॉपिक, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। कहीं पर कोई भी मिस्टेक अगर महसूस हो, क्योंकि आप लोग भी ब्रिलियंट हैं, तो आप एक बार में बताइएगा कमेंट बॉक्स में। पर्सनली कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? नंबर भी आप सबके पास होगा हमारा। अगर नंबर ना हो तो नंबर हम आपके लिए नोट कर दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तुरंत कॉल कीजिएगा। ये नंबर नोट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है? और किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने का। आपको समझदार और अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कोरोना काल चल रहा है, मास्क भी लगाइए हमेशा, और हमेशा दूरी बनाइए रखिए, और ज़्यादा मार्केट में आना जाना करना नहीं है। अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है। बहुत ज़्यादा बुखार चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी चल रही है, इसलिए बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते सारी जानकारी को अपने अंदर सजो के रखना बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी है, ठीक है? तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं। बस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।